अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास मैट्रिक AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का MCQs। चले आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को। आपको ऑलरेडी पता है फार्मूला शीट हमारे पास मौजूद है, तो हम फार्मूला से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि एमसीक्यूज तक आइडिया। ओके जी जनाब, पहला पहला एमसीक्यू से कहता है भाई कंसीडर अ गिविंग टेबल ऑफ अ ग्रेड 10 स्टूडेंट। कोई 10 स्टूडेंट्स का ग्रेड का एक टेबल बनाया गया और टेबल क्या है, स्कोर्स उनके मैथमेटिक्स टेस्ट के किसी सर्टेन स्कूल में। और वो स्कोर किस तरह से हैं? 21 से 25 स्कोर्स, एक दो तीन चार पांच, पांच बच्चों ने लिए हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। ऐसे ही 26 से 30 तीन बच्चों ने लिए हैं, सो ऑन आपके पास। कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 60% ऑफ स्कोर। अब भाई 60% ऑफ स्कोर, टेस्ट जो हुआ है 50 का हुआ है, तो 50 का 60% निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं कि कितने बच्चों ने 60% या उससे ज्यादा मार्क्स लिए। तो 50 का 60% से मुराद ये होती है कि 50, 60, 100, ये दो जीरो, यानी जिसने 30 मार्क्स या 30 से ज्यादा मार्क्स लिए होंगे ना दोस्तों, उसने 60 या 60 से ज्यादा वाला परसेंटेज ली होगी। सो चले आइए स्टार्ट करते हैं। अब भाई कहता है 30 तक, तो ये रहा। तो 31 से 50 ये सारे वो लोग हो गए जिन्होंने 60% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। तो 31 मतलब 5 और 10 15 लोग, 15 स्टूडेंट। और ये 15 और 6 21 और 3 24, यानी 24 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 या 60 से ज्यादा परसेंटेज की होगी। ओके जी, कहता है किरण मैथमेटिशियन टीचर, एक टीचर है भाई जिसने क्या किया, ओपिनियन लिया है स्टूडेंट्स का टू नो देयर फेवरेट सेशन इन ग्रेड 10। वो जो बुक में आपके पास वो जो होते हैं ना चार किस्म के, अलजबरा, टिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक ज्योमेट्री। तो 15 बच्चों ने बोला कि मुझे भाई अलजबरा पसंद है, 10 ने बोला टिग्नोमेट्री, 5 ने बोला अर्थमेटिक और 10 ने बोला ज्योमेट्री। आपका कौन सा फेवरेट है वो तो आपको अच्छी तरह पता होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। The central angle associated with the students who favorite section is trigonometry। भाई एंगल निकालना है पर trigonometry भाई साहब का। अब trigonometry टोटल तो टोटल बंदे कितने हमारे पास, 10 और 10 20 और 20 40 है। तो जनाब 40 में से 10 की हम फ्रैक्शन बनाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के हिस्से से, यानी मुझे एंगल सेक्टर फाइंड करना है। इस फ्रैक्शन का मैं पार्ट देखूंगा कि 360 कितना रख सकता है ये। तो जनाब 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ओके, ये जाएगा और ये 90 डिग्री है जनाब। तो 90 का एंगल आपके पास बनेगा, जो बेसिकली ये वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बना हुआ था, ऐसे भी देख लेते तो अच्छा था। चले कोई गल नहीं, आगे चलते हैं भाई, आगे मूव करते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस और वेरिएंस का फार्मूला आपके पास होता है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। एक्स ये वैल्यूज हैं, एक्स ये वैल्यूज हैं और एन जितनी ये वैल्यूज हैं, एक दो तीन चार, चार वैल्यूज है। तो एक्स स्क्वायर मतलब इन सब का स्क्वायर करें और उसको जमा करें, तो इन सब के स्क्वायर का आंसर 2 आ गया, यानी समीशन एक्स स्क्वायर का आंसर 2 आ गया। और फिर एन से डिवाइड कर लेंगे और समीशन एक्स मतलब इन सब वैल्यूज को जमा करें और डिवाइड करें एन से, यानी मीन निकालना है। चार वैल्यूज हैं तो 2/4, यानी ये आंसर आएगा 1/2। अब वैल्यूज पुट कर लें, इन सब का जमा आपके पास 2 आया था, एन हमारे पास 4 है और इन सब का इसका मीन आया था 1/2 होल स्क्वायर। तो भाई 1/2 से माइनस करेंगे 1/4 और 1/2 से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 ही बचना है। बहरहाल इसको करके भी दिखा देते हैं आपको। चार एलसीएम, तो भाई इसके पास दो जाएगा, इसके पास एक, और आंसर आ रहा है 1/4, यानी 0.25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे चलते हैं।
कहता है टेम्परेचर है, एक टाउन में टेम्परेचर रिकॉर्ड किएंगे डिफरेंट टाइम्स स्लॉट ऑफ सर्टन डेज इन अ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दिया हुआ है। मीडियन फाइंड करना है। भाई मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज कैसे करेंगे? सबसे छोटा डेटा 32 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 36 है। अच्छा यार, मैं अरेंज कर रहा हूँ ताकि याद रहे। उसके बाद 37 है, उसके बाद 2 दफा 39, 39 है। फिर हमारे पास 41 है, 41 है। और मीडियन कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, पहले नंबर वैल्यूज गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी वैल्यूज हैं ये देख लूं, 1 2 3 4 5 6, 41, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई वैल्यू मिस किए? 32, 35, 36, 37, 39, 39 दो दफा है। ओके दोस्तों, तो 39 दो दफा है, एक दफा लिखा। इसको जरा वापिस लिख लेते हैं भाई। 39 दो दफा ही लिखा। 32, 35, 36, 37, 39, 37 भी दो दफा है। ओके, 37, 39, 39, 41 एंड 41। अच्छा जी, मीडियन क्या होगा? इसकी बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू होगी, जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। अगर ऑड नंबर हो, जैसे अभी 9 है, तो बिल्कुल एक एक नंबर होगा, सेंट्रल वैल्यू होगी। अब देखते हैं वो सेंट्रल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। अगर मैं 35 को ऐसे बॉक्स बनाऊं, तो इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिंगो, बिल्कुल 37 आपका इस वक्त मीडियन होगा। मगर फर्ज करते हैं अगर मैं इसमें एक और वैल्यू दे देता, यानी अब इवन नंबर्स होते, तो अब मीडियन कैसे निकालते? अब मुझे दो वैल्यूज को देखना होता, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों वैल्यूज को जमा करता और डिवाइड कर देता दो से, जो भी आंसर होता वो मीडियन होता। बहरहाल अभी तो आपके पास 37 है। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहते हैं भाई कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर सैलरीज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ऐसे 30,000 सैलरी है ऑर्गेनाइजेशन में 5 बंदों की, 5 बंदों की 30,000 है। भाई 35 बंदों की 35,000 सैलरी 10 बंदों की है। और जनाब 40,000 सैलरी 20 बंदों की है। 50,000 सैलरी आपके पास, ओके, 50,000 सैलरी 45 बंदों की है। 55,000 सैलरी 50 बंदों की है, और सो ऑन इस तरह आपके पास चलता जा रहा है। तो कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अर्न लेस देन और इक्वल टू 35, यानी वो लोग जो 30 या 30 से कम सैलरी, 35 या 35,000 से कम सैलरी, तो ऐसे 10 लोग हैं आपके पास, तो मैं लिखूंगा 10। और जनाब ऐसे लोग जो 50,000, तो ऐसे 45 लोग हैं आपके पास, तो मैं लिखूंगा 45। सिंप्लीफाई करेंगे 2/9 आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं 2/9 डी ऑप्शन है। आगे मूव करते हैं दोस्तों। ओके, अच्छा जी, पहले इसको समझाने से पहले थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। फर्ज करते हैं मैं नंबर्स आपको दे रहा हूं, 1 4 3 1, 1 4 3 1, 1 2 3 4 नंबर दिए हैं, और चले 10। तो 1 4 3 1 10। अब ये 7 9, तो मैं 2 कह देता हूं, चलें, जस्ट टेक ऑफ इजीनेस। तो भाई 6 और 4 10, 10 और 10 20। तो अगर मैं इसका मीन निकालूंगा, तो मीन क्या आएगा? सारी वैल्यूज का जमा, 10 और 10 ये हो जाएगा 20, डिवाइडेड विथ 5, 1 2 3 4 5। तो देखें मीन क्या आंसर आ रहा है? 4 आंसर आ रहा है। अब इसी डेटा के साथ एक मजे की चीज करता हूं, इन सब में 1 1, हर एंट्री में 1 1 ऐड कर देता हूं।
तो 1 1 ऐड करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये जनाब 1 1 ऐड कर रहा हूँ, 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 11। अब इन सबको जमा करूंगा, अगर जमा कर लूं तो ये हो जाएगा 11, और जनाब 13, 17, 20, 25। तो इन सब का जमा 25 है। वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5, 5। तो नोटिस करें इसका मीन कितना आ रहा है? 5। और इसके मीन और इसके मीन को कंपेयर करें, अगर मैं वैल्यू उसमें 1 ऐड किया है तो मीन में भी 1 जमा हुआ है। इसका मतलब अगर आप कोई वैल्यूज में ऐड करते हो तो मीन में वही वैल्यू जमा कर दो। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता था कि भाई अगर आपके पास एक्स मीन होगा तो इसका 4 है तो इसका 5। या मैं अगर एक और डेटा बनाऊं इसी में से, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3 3 ऐड कर दूं, मैं 3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6, 5। 3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, या चले छोटा नंबर ऐड कर ले, जस्ट एक आइडिया ही देना है ना। 2 ऐड कर लेता हूं ताकि डेटा जरा आसानी से बन जाए। 2 ऐड कर लेता हूं तो 4, 6, 5, 2, 12। और अब नोटिस करें कितना हो जाएगा? 10। और जनाब ये हो जाएगा 10। आई होप मैंने सब में दो दो ऐड किया है। 2 इसमें भी ऐड किया है, 2 इसमें भी ऐड किया है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। तो सब में दो दो ऐड किया है। तो दूसरे अल्फाज में इसके सब में मैंने एग्जैक्टली 5 नंबर है तो 10 ऐड किया होगा ना, दो दो के हिसाब से 10 ऐड किया होगा ना भाई। 2 इसमें ऐड किया, 2 इसमें 4, 2 इसमें 6, 2 इसमें 8, 2 इसमें 10। तो 10 ऐड किया होगा ऑब्वियसली। तो ये फिर हमारे पास 30 होना चाहिए। 10 और 12 और 5 17। मैंने कोई एक चीज मिसिंग की है शायद। 2 ऐड किया, 2 ऐड किया 6, 2 ऐड किया 5, 2 ऐड किया 3 हो जाए, और 2 ऐड किया 12। तो ये 20 हो। अब ये जाहिर बात है 10 और ही ऐड किया मैंने तो ये 30 हो जाएगा। डिवाइडेड विद आपके पास क्या होगा? 5। आंसर आ रहा है 6। और आप देख सकते हो इसका मीन 4 था, इसका मीन 4 था, तो इसका मीन क्या होगा? 6 हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली 2 जमा हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखिए, चले फर्ज करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेटा क्या है? 2, 4, 3, 1, 10। हम जानते हैं इसका मीन क्या है? मीन इसका 4 है। अब मैं एक नंबर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जाएगा 4, 8, 6, 2, 20। तो ये कितना हो जाएगा? 20, और ये 10 30, और 10 40। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मीन कितना आ रहा है आपके पास? 8 आ रहा है, एग्जैक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके। एग्जैक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी अगर वो सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट एग्जैक्टली वो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 8 होगा तो मीन में वो नंबर ऐड कर देंगे। अब इतनी सारी बात बताने का या प्रॉपर्टी समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप डायरेक्टली चीजों को देख सकें। ओके दोस्तों, अब देखें 10 20 30 40 50, इसका मीन 105 दिया हुआ है। तो 10 का 20 हुआ है, 20 का 40, यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब अगर इस वाले का मीन आपके पास 105 है तो नीचे वाले का जो मीन होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो 210 हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले यहाँ पर ऊपर ए कॉमन ले लिया, फैक्टराइजेशन करनी है, ए नहीं बी कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी बच जाएगा। नीचे भी आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए कैंसिल, बी अपॉन ए प्लस बी। सी आपका करेक्ट है। ओके। अच्छा, कहते हैं द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस एक्सप्रेशन और इंटरेस्टिंग एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। नीचे आपके पास है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वन कॉमन होता है, और जो बाकी होता है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। एलसीएम का रूल है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो ये मैंने दोस्तों देखें एज इट इज लिख दिया। तो जनाब एक एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल,
x माइनस वाई, नीचे फार्मूला एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में, और x प्लस 3, और एक और बच गया ऊपर x माइनस 3। तो फिर x माइनस वाई कैंसिल, रिमेनिंग में x माइनस 3, x प्लस वाई और x प्लस 3, x प्लस वाई, x प्लस 3, x माइनस 3। सी आपका ऑप्शन है। अच्छा एमसीक्यू था, अच्छा एमसीक्यू। चले जी, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस वन इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is this one, then the least common multiple by L multiply by N, highest common factor and LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट के बराबर होंगे। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एल कितना दिया हुआ है दोस्तों? एलसीएम तो नहीं दिया हुआ, वो ही फाइंड करना है, पर हमें दिया हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 1। तो भाई एल फाइंड करना है, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। इसको लिख देते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स माइनस 1। सी आपका ऑप्शन है। मजे मजे के एमसीक्यू। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूँ। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, पॉजिटिव मतलब रेडिकल लगा दे, और पर प्लस माइनस मत लगाइएगा, सिर्फ प्लस वाला। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी ए स्क्वायर, और थोड़ी जगह छोड़ के बी स्क्वायर, और नोटिस करें 2ab। तो भाई इसको मैंने फिलहाल वैसे ही रखा और इसका फार्मूला बंद कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों में रेडिकल, दोनों में स्क्वायर और रेडिकल, तो दोनों का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। x प्लस 1, एक्स प्लस 2 और x माइनस 1, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 पहला ही करेक्ट ऑप्शन है। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का लेना है, जो तीनों में कॉमन है भाई, यहाँ पे 2 कॉमन ले ले, थोड़ा डिस्प्ले कर देते हैं। और वैसे तो मुझे कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि सब इसी शक्ल में, तो क्या बात, क्या फर्क पड़ता है। तो x माइनस 2 एक, इसके पास भी कॉमन है, इसके पास भी, सबके पास x माइनस 2 कॉमन है, और वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो x माइनस 2 बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी आगे चल जाते हैं। दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट वही रेडिकल, भाई बेसिस सेम होती तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ए एन मल्टीप्लाई बाई ए 2n मल्टीप्लाई बाई ए 3n, तो जनाब इनकी बेसिस से मैं पावर ऐड करूंगा, 3n और 2n और n, तो ये हो जाएगा 6n, और ऊपर पावर 1/2 दे देता हूँ भाई, कैंसिल कर दो, तो a3n बाकी बच जाएगा, और a3n आपका सी ऑप्शन है। ओके जी आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है? ऊपर का जो पावर होता है डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर, वो छोटा हो और नीचे का बड़ा, तो भाई ये प्रॉपर है बिल्कुल। आप देख सकते हैं ऊपर का हाईएस्ट छोटा है और नीचे का बड़ा, ये बराबर है, ये नहीं हो सकता, ये बड़ा ये छोटा ये नहीं हो सकता, ये बड़ा ये छोटा, तो इसका मतलब पहला ही करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड। चले जी आगे मूव करते हैं। कहता है इसका सोल्यूशन बता दो। चलो इसका सोल्यूशन बहुत सादा है, एक्स अपॉन 3b इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और एक्स बराबर हो जाएगा 3b के। 3b सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वन, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो रेडिकल रिमूव हो जाएगा। तो भाई यहाँ बचेगा 4 माइनस टी इज इक्वल टू 4, टी इधर शिफ्ट कर दे, 4 - 4 इज इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा भाई, अब इतने लंबे चौड़े को मैं सॉल्व करने के मूड में नहीं हूँ, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पर वैल्यूज भी फ्रैक्शन में दी हुई है, तो पहले देखते हैं। बल्कि मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा। जब 4 उधर जाएगा तो 3 - 4, तो क्या बच रहा है हमारे पास? 2x - 1 इज इक्वल टू -1, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई के इधर हो जाएगा। ध्यान में रखिए कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं आ सकती है, तो इस कंडीशन में सिर्फ नल्स है।
इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा जी, कहता है कि ये भाई साहब ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या है? चलो बता देते हैं जनाब। x ग्रेटर जीरो, टू जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर x ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास किन वैल्यूज के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये बेसिकली दो हिस्सों में टूट जाता है। मैं चलो इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, प्लस माइनस। तो जो प्लस वाला हिस्सा होगा वो ग्रेटर देन जीरो, और जो माइनस वाला हिस्सा होगा वो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, स्टिल वो आपके पास जीरो है। जीरो मल्टीप्लाई करने से फर्क ही क्या पड़ना है? तो x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो, x ग्रेटर जीरो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, कहता है टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन कहाँ प्लॉट हुआ है? चले जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एक्स यहाँ ले आओ, इसको उधर। टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वन, वन लेस देन इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल वन तो x आपके पास फिल्ड होगा और ये इस साइड पर जाएगा। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चले जी आगे मूव कर जाता हूं। ओके, कह रहा है ये इसमें ये कहाँ प्लॉट होगा, तो पहले जरा इसको सिंपल सा कर लेते हैं। इस मैं पूरी इनइक्वलिटी को दो से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो माइनस टू लेस देन टू एक्स अपॉन टू, लेस देन जीरो से मल्टीप्लाई करेगा क्या फर्क पड़ेगा? क्यों किया? ताकि मैं इसको सिंपल कर सकूं। माइनस टू लेस देन एक्स एंड लेस देन टू, तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन माइनस टू और एक्स लेस देन जीरो। और इनइक्वलिटी बिल्कुल फिल्ड नहीं है, तो ये खत्म और ये ऑप्शन खत्म। तो कह रहा है एक्स लेस देन जीरो और ग्रेटर देन माइनस टू। तो भाई साहब x लेस देन जीरो और ग्रेटर देन माइनस टू और फिल्ड भी नहीं है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा दोस्तों, कह रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपके पास यहां दिया हुआ है। तो वैल्यू, देन दी वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। अब m की वैल्यू बिल्कुल सादा सी बात है, m और c की वैल्यूज फाइंड करने की बात कर रहा है। तो भाई m की वैल्यू बिल्कुल सादा सी बात है। आप क्या करें? अगर आपको एम शॉर्ट से शॉर्टकट पे निकालना है तो एम स्लॉप होता है। अब इसमें ट्राइंगल देखें, y की ऊपर y की वैल्यू आ रही है तीन और x की वैल्यू भी आ रही है तीन। तो थ्री डिवाइड बाय थ्री ऊपर जेन में रखिएगा, y रखना होगा, नीचे x कैंसिल आउट हो रहा है और ये m की वैल्यू, m आपके पास पॉजिटिव है। मगर ये बात जेन में रखिएगा बच्चों, अगर लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे देखें अगर मैं x में आगे मूव कर रहा हूं तो लाइन नीचे आ रही है, तो स्लॉप फिर आप माइनस का साइन लगाना होगा। इस टेक्निक में आपको क्या करना होगा? आपको माइनस का साइन लगाना होगा, या एक और तरीका यूज कर ले भाई, ये पॉइंट ले लें, ये है 3,0, ये पॉइंट ले लें इस लाइन का 0,3, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, कोई भी दो पॉइंट। और स्लॉप निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 माइनस y1 जीरो है अपॉन x2 माइनस x1। आप नोटिस कीजिए, ऊपर बचा तीन, नीचे माइनस तीन, कैंसिल आउट, यहां से भी m की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस वन। और ये c क्या होता है दोस्तों? c y इंटरसेप्ट होता है ये। और इस वक्त c की वैल्यू हमारे पास थ्री है, तो c हमारे पास थ्री, m की वैल्यू वन। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। m की वैल्यू वन, c की वैल्यू थ्री, m की वन माइनस वन। तो ये दोनों सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, ओके, चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके भाई,
अब ये कहता है refers to a giving graph 25 miles approximate up 25 miles। तो बड़ा सिंपल है भाई, 25 माइल्स से आओ और चेक करो कितने किलोमीटर है। तो ये 40 आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी बात समझ आ गई, रीडिंग समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 2y और 2x माइनस वाई। बहुत सादा सा, अगर इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू 2y यहाँ रखें, x की जगह 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 3y इज इक्वल टू 6 कैंसिल आउट करेंगे, y की वैल्यू 2 आ गई। चले जी ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं भाई, कहता है इसका सोल्यूशन बताओ। द सोल्यूशन सेट ऑफ दी। अब सिंपल सा यार, ये वैल्यूज पुट कर लो। नॉर्मली दो होते पर यहाँ पे पहले 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वैसे मैं इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ, पर मैं आपको इससे सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वन आंसर है तो वन यहाँ पुट करेंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 प्लस 1, पर ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये तो सोल्यूशन सही नहीं है। तो अगला कौन सा होगा, -1 पुट कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर और +2 -1 +1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -2 +1 बिल्कुल 0 हो रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। पर आप ये देखें आंसर ये यहाँ भी -1 मौजूद है। क्वाड्रेटिक के नॉर्मली दो सॉल्यूशन होते हैं, तो 0 भी अप्लाई करके देखते हैं, ये तो नहीं होगा। 0 भी अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पर दोस्तों, देखता हूँ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी देख ले। तो ये 0 का स्क्वायर +2 0 +1, और आप देखें 0 प्लस 0 प्लस 1, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बी है। तो बी आपका परफेक्ट आंसर। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से इसका एलसीएम ले लेता हूँ 3। तो जो जिसके पास एलसीएम सेम होगा उसको वैसे ही रखेंगे, जिसके पास सेम नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 5 स्क्वायर को पहले रखेंगे, -2x को बाद में, +3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 0 से, यानी 5x स्क्वायर -2x प्लस 3, 5x स्क्वायर -2x प्लस 3। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब नेचर ऑफ अ रूट कैसे फाइंड करते हैं। नेचर ऑफ अ रूट हम क्या करते हैं, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना होता है। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहते हैं आपके पास जो रूट्स है वो रैशनल और रियल है। अगर आंसर लेस देन 0 आता है तो हम कहते हैं रूट्स आपके पास इमेजनरी है। और अगर आंसर 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं रूट्स आपके पास 0 है। तो बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 1, 36 -20 आप देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 16 में से 20, 36 में से 20 जाएंगे तो 16 बचेंगे। अब क्योंकि आंसर ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो ऑब्वियसली रियल नंबर्स आपके पास है। पर रियल में अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं रैशनल रूट्स, रैशनल एंड अनइक्वल। तो इस कंडीशन में होगा ये रैशनल और अनइक्वल। रियल तो है मगर रियल में भी क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो रैशनल एंड अनइक्वल। अगर ये कोई फॉर एग्जांपल 3 आ जाता तो फिर हम कहते हैं इररेशनल एंड अनइक्वल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताने तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बराबर होगा -b प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चलें जी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा b की वैल्यू -1 यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ से -1 और c की वैल्यू 1। तो भाई -b तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस
-1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रेडिकल, एक में से माइनस 4 जाएगा तो -3 अपॉन 2, और दोस्त जानते हैं अगर रेडिकल में माइनस आ जाए तो वो आयोटा के फॉर्म में हो जाता है, 1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2, 1 प्लस 1 प्लस रेडिकल 3 अपॉन 2 और 1 माइनस रेडिकल 3 अपॉन 2, तो ये डी आपका ऑप्शन है। चलिए जी आगे मूव करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गए दोस्तों। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट इज दिस वन। भाई एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 5,7, 3,9, तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अगर मैं इसको ए कह रहा हूं और इसको बी कह रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है, दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करो, कोई भी दो एक्स की वैल्यूज को, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, और दो y की वैल्यूज को माइनस करके उसका स्क्वायर करो और फिर रेडिकल निकाल लो। अब ये दो x की वैल्यूज है, आप चाहें तो 5 माइनस 3 करें, आप चाहें तो 3 माइनस 5 करें, दोनों में आंसर सेम ही आना है, क्योंकि देखें 5 माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास होगा 2 का स्क्वायर 4, या 3 माइनस 5 का स्क्वायर का मतलब होगा -2 का स्क्वायर वो भी 4, तो जो भी आप चाहें दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। तो मैं जल्दी जल्दी से, जैसे मैं फार्मूला डायरेक्टली यूज करता हूं, तो 2x की वैल्यूज का माइनस करें, 5 में से 3 निकालें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दो y की वैल्यू 7 में से 9 निकाले -2, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। और दोस्तों 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसका मतलब होगा 2 रेडिकल 2, या रेडिकल 8 ही दिया हुआ, चलो रेडिकल 8 में ही रख लें, जैसा वो चाहें उनको वैसे आंसर दे दें। अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास कहता है इन अ गिविंग लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, कह रहा है कि ये आपका मिड पॉइंट है, तो आपने ये फाइंड करना है। अब ये मिड पॉइंट कैसे निकलता है, जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से जमा करते हैं और डिवाइड कर से 2 से, तो ये x कोऑर्डिनेट मिल जाता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 6, और फिर एक 5 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू 1 आ रही है, और हमने इससे y कोऑर्डिनेट पूछा था, हमने x निकाल दिया। चलें भाई y भी निकाल लेते हैं, y ये ये 3 कैसे मिला होगा, जब इस दो y की वैल्यूज को जमा किया होगा, y प्लस 6 और डिवाइड किया होगा 2 से, तो आपको 3 मिल गया होगा। तो जनाब ये देखिए x प्लस 6, ये 6 के बराबर 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आंसर 0 आएगा, तो इसका ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी दुनिया ट्रिग्नोमेट्री में तशरीफ ले आए हैं, चलें जी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ मेजरमेंट टू 40 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, बहुत सिंपल, रेडियन जब भी करें तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 6 के टेबल में 3 दफा और ये 4 दफा, 4 पाई अपॉन 3, प्लीज रेडियन जरूर लिखिएगा, जरूरी है। तो ये 4 पाई अपॉन 3 रेडियन, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जनाब कहता है टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल दिस वन, इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लीजिए दोस्तों, कहता है अगर मैं आपका 200 एंगल क्वाड्रन 200 एंगल प्लॉट करूंगा, तो भाई ये 90 है और यहां तक 180 होता है, तो 200 आपके पास के यहां प्लॉट होगा, यानी अगर डी से आप रखेंगे तो ये 200 एंगल यहाँ से होगा, क्योंकि 180 होता थोड़ा सा आगे होगा, ये 200 एंगल, और इसका ये इनिशियल साइड होती है, इसे हम इनिशियल साइड कहते हैं, और ये जो होता है ये टर्मिनल साइड होती है। तो इसने क्या किया, टर्मिनल रे साइड या रे जो भी आप नाम देना चाहें आपकी मर्जी है। तो कह रहा है टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट पे होगी, तो ये क्वाड्रेंट यकीनन तीसरा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आए हैं तो आपको ट्राइंगल बता देते हैं, ये रेशो याद करने का शॉर्टकट, भाई यहाँ पर 60 लिखो, यहाँ पर 30 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ सॉरी यहाँ रेडिकल 3 रखो और यहाँ पर 1 लिखो, तो साइन 30 1/2, यानी परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 अपोजिट हाइपोटेन्यूज,
अब साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं साइन 30 की बात करूंगा यानी एंगल 30, तो 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, यानी इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। और अगर मैं कॉस की बात करूंगा कॉस, तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो फिर ये बेस होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मजे की बात ये भी 1/2 है। आधे में आधा जमा करेंगे तो एक ही होना है जनाब, एक आंसर आपका परफेक्ट है। अच्छा जी, नाउ भाई ये लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर दो रेडिकल्स हों दोस्तों तो उसको एक रेडिकल में लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होना शर्त है। तो ये मैंने क्या किया, उनको एक ही रेडिकल में लिख दिया। क्यों लिखा है, आई होप आपको अभी तक बात समझ आ गई होगी। a माइनस बी, ए प्लस बी, ये बराबर होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो जहां भी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो भाई कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट वाला मजेदार सा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, द गिविंग डायग्राम शोज अ सेंट्रल एंगल से, ठीक है, एंड द आर्क एम एन, ये आर्क है, सबटेंडिंग एन एंगल एम ओ एन, एक एंगल सेंट्रल एंगल बना रहे हैं एट द सेंटर। देन MON 1 रेडियन, अगर ये 1 रेडियन होगा, अगर ये 1 रेडियन के बराबर होगा तो उसको क्या मानना होगा, ये रेडियल सिगमेंट यानी OM, और ये अर्क लेंथ ONM, ये अर्क लेंथ, ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो टू रेडियस, द अर्क लेंथ एंड द रेडियस, अर्क लेंथ रेडियस बराबर हो, सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। द गिविंग डायग्राम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर फ्रॉम पी। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर बनना। दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और ऊपर देख रहा है तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे देख रहा हो तो ये जो एंगल बनता है, इसको नाम चले अल्फा दे देता हूं, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। खैर, इन गिवन डायग्राम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर, आर का एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों, अब आर का एंगल ऑफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर फ्रॉम पी, पी से आर, तो बेसिकली वो ये एंगल है, बेसिकली ये एंगल है। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दी हुई है, ये जरा नोट करें। ये दो लाइनें पैरेलल लाइंस हैं, तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है, तो यहाँ x डिग्री है, तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन अभी x डिग्री यानी a के बराबर हो सकता है। ओके, चले जी आगे मूव कर जाता हूं। 35, as showing in diagram, a disc make a circular card sheet of 4 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, चार दिया हुआ है, एंगल आपके पास ये दिया हुआ है, और कहता है स्टूडेंट कट्स स्मॉल पीसेस ए और बी ऑफ शीट अवे, ठीक है। द एरिया ऑफ अ कार्ड शीट कट अवे इज, अच्छा जी, दरअसल क्या किया गया है, ये कार्ड शीट पे काट के इसको कट अवे किया गया और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले एरिया का फार्मूला आपको बता दूं, एरिया का फार्मूला, ये सेक्टर है, एरिया का फार्मूला बराबर होता है आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा आपके पास रेडियन में होना चाहिए, तो ए 1/2, रेडियस आपको दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, और थीटा 90, तो मुझे इसको रेडियन में करना पड़ेगा, 5/180 करना पड़ेगा भाई। तो ये 2 दफा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4, तो यहाँ 4 बच जाएगा, तो एरिया आपके पास 4 पाई के बराबर आ रहा। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चले जी आगे। इन अ थर्ड क्वाड्रेंट द साइन ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों CAST
ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। और जनाब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, इफ दी इन दी थर्ड क्वाड्रेंट दी साइन ऑफ कॉस एंड टेन, तो भाई टेन तो पॉजिटिव होगा मगर कॉस नेगेटिव होगा। तो जनाब 10 कॉस नेगेटिव और 10 पॉजिटिव, तो ये सी होगा आपके पास। चले जी आगे मूव कर जाता हूं। इन अ गिविंग ट्राइंगल एक्स वाई जेड, द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई कौन सा है जनाब, ये है एक्स वाई, यानी आपको चलो फर्ज करते हैं एक्स वाई हमारे पास किसी पी के बराबर है। तो जनाब ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं, और यहाँ मैं 10 यूज कर लेता हूँ क्योंकि बेस परपेंडिकुलर गिविंग है, बेस मौजूद नहीं है। तो 10 थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 मैं यूज कर लेता हूँ 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास 2 दिया हुआ है, बेस मैंने मालूम करना है, उसको मैंने पी के दिया है, और 10 30 ट्राइंगल मैंने पीछे बनाया था, 60 30 2 रेडिकल 3 1। तो 10 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 अपॉन रेडिकल 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन पी। पी फाइंड करना, तो पी बराबर हो जाएगा 2 रेडिकल 3, 2 रेडिकल 3 मतलब बी। चले जी ये भी हो गया, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है, a ladder is placed against a wall as showing in giving figure, as showing in giving figure। अब आपके पास क्या करना है, यहां पर हमें ये पैथागोरस का बेसिक सा क्वेश्चन है। A ladder is placed against a wall as showing in figure। तो भाई आपसे कहता है, if a distance of a ladder from the base 5 और ये 12, then the height फाइंड करनी है बेसिक सा पैथागोरस का। तो भाई ये 90 का एंगल ये, तो भाई 90 के अपोजिट हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर एन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 144 25, ये माइनस का 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जनाब 144 से 25 निकाल लीजिए, तो 144 माइनस 25 119, 119 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेडिकल लगाएं, प्लस माइनस नहीं लगाइएगा, लेंथ है, तो 119 आपके पास एक्स के बराबर, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा जी 39 पे मूव कर जाता हूं। कहता है, इन अ गिवन डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड टू कॉर्ड्स के एल एंड एम एन। जब बच्चों दो कॉर्ड्स बराबर हो तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होता है, ये हमारा थ्योरम है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है पी से के, पी से के, अच्छा पी से के आपको दिया हुआ है x प्लस 1, देन m से n, m से n। अच्छा बच्चों ये सेंटर डिस्टेंस बराबर होते हैं, और ये भी आपके पास स्टेटमेंट, अगर कोई लाइन 90 का एंगल बनाएगा किसी कॉर्ड पे सेंटर से, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, यानी ये कॉर्ड्स बराबर है, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। तो बच्चों अगर यहाँ x प्लस 1 होगा तो यहाँ भी x प्लस 1 होगा, और यहाँ भी x प्लस 1 होगा आपके पास। और कंप्लीट लेंथ इसने हमसे क्या कहा है, m से n, m से n फाइंड करना है। तो x और x 2x और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 जिसमें से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1, तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है, चलें अच्छी बात है। ओके कहता है, इन अ गिविंग डायग्राम ओ ए इज 5, रेडियस 5 दिया हुआ है, ए सी ये 3 दिया हुआ है, देन बी सी, बी से सी फाइंड करना है, बी से सी फाइंड करना है। भाई ये एक लाइन 90 का एंगल बना रहा है, अगर आपके पास ए से सी, ए से सी 3 है, तो बी से सी भी 3 ही होगा, क्योंकि ये क्या करता है दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। देन बी से सी, यस बी से सी 3 होगा, यही ऑप्शन है, इस पे बिल्कुल मेहनत नहीं करवाई इसने। चलें जी आगे चलते हैं। इन अ गिविंग डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल,
आर टी और आर एच इज अ टेंजेंट। जब भी बच्चों किसी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे, थ्योरी कहती है ये लेंथ और ये लेंथ स्टेटमेंट्स ये आपस में बराबर होते हैं और रेडियल सेगमेंट से ये 90 का एंगल बनाते हैं। और भी थ्योरी कहती है कि भाई अगर आपके पास ये एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है और ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर होता है, यानी ओ टी एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर होती है। अब हमसे क्या मांग रहा है मुझे नहीं पता, चलो देख लेते हैं। मैंने थ्योरी आपके पास एक्सप्लेन कर दी। एफ ओ आर, ओ से आर, एक्स यानी रेडियस दिया हुआ है एक्स के बराबर, ओ से टी, ओ से टी बच्चों ओ से टी दिया हुआ है 2x प्लस 1 के, देन द एक्सप्रेशन आर टी होल स्क्वायर, आर से टी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पैथागोरस यूज कर सकता हूँ। आर से टी मुझे, आर से टी का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या होगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं कहूंगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर होगा ये बेस का स्क्वायर, या जो आप जो भी साइड कहते हैं इसको परपेंडिकुलर बेस जो भी कहते हैं, पर हाइपोटेन्यूज ये रहा, और आर टी का स्क्वायर, यानी आर टी का स्क्वायर, ये में आर टी है तो पैथागोरस में तो स्क्वायर आपके पास आएगा। मुझे आर टी फाइंड करना है तो चले जी, मैं कह रहा हूं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी का स्क्वायर। तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी आपका ऑप्शन है। अच्छी थोड़ी सी मेहनत करवाई है इसने, अच्छी बातें करवाएं भाई। चलें जी, आखिरी कुछ एमसीक्यूज रह गए। दी गिविंग डायग्राम शोज थ्री सर्किल हैविंग सेंटर C1 C2 C3, C1 C2 C3, द रेडियस ऑफ अ सर्किल हैविंग सेंटर, भाई पहले का 3 है, C1 वाले का इसका 3 है यहां से यहां तक, और C2 वाले का मतलब ये पूरा ये 4 के बराबर है, और C3 वाले का मतलब ये आधा, ये 3 के बराबर है, और C से B तक 4 है, तो फिर ये लेंथ 1 होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि C का रेडियस यानी सर्किल, ये सर्किल 1 सर्किल 2 का रेडियस 4 था, तो ये सर्किल दूसरा ये 2 है और ये अंदर वाला 3 है, तो ये 1 होगा डेफिनेटली। द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, वेरी सिंपल बच्चों, ये आपके पास अगर ये आपके पास 4 है तो ये भी आपके पास 4 होगा, तो बच्चों ये 4 है और ये 3 है तो C1 से C2 का डिस्टेंस होगा 3 प्लस 4 यानी कि 7। बिल्कुल बेसिक सा एमसीक्यूज था। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि मैं आपके पास इन अ गिविंग डायग्राम अ सर्किल विद सेंटर ओ शो एंड रेडियस दिया हुआ है 5 के बराबर, इफ अ कॉट ए बी, ए से बी कॉर्ड 9 के बराबर दी हुई है, एन अर्क ए बी, ए बी अर्क ए बी, ए से बी ये अर्क ए बी एंड बी अर्क, अर्क ए बी, बी सी एंड ए सी आर इक्वल, ये अर्क तीनों के तीनों इक्वल है। देन इट्स पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पैरामीटर की बात कर रहा है, ट्राइंगल का पैरामीटर, ओके, तो ट्राइंगल का, देन द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 9 के, बाकी दो मुझे फाइंड करना है। अब सेंट्रल एंगल तो मिल जाता है, चले ठीक है, अगर ये 3 अर्क बराबर हैं तो ये पूरा सर्किल 360 के बराबर होता है, तो 360 के 3 हिस्से करूंगा, एक दो, तो इसका मतलब ये 120 डिग्री के बराबर है, ये 120 डिग्री के बराबर है,
और ये 120 डिग्री इन टर्म ऑफ, तो ये जो एंगल खुले होंगे ये भी 120 डिग्री है, ये एंगल भी 120 डिग्री है, और ये एंगल भी 120 डिग्री है। अच्छा जी, अब मुझे रेडियस गिविंग है और मैं किस तरह से बाकी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करना है, वो नो है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही। अगर एंगल बराबर होते हैं तो ये आर्क लेंथ बराबर होते हैं, और अगर सेंट्रल एंगल बराबर होते हैं तो कॉट भी बराबर आपके पास। अगर ये 120 के ऊपर 9 बना है तो ये भी 120 है, ये भी 9 होना चाहिए, और ये भी 120 है तो ये भी 9 होना चाहिए, यानी अर्क लेंथ भी सेम होने चाहिए, क्योंकि एंगल एक जितना ओपन हुआ है ना, तो ये जो क्योंकि ये अर्क लेंथ बिल्कुल सेम है ना, तो ये कॉर्ड भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 18 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। चले, मजे का एमसीक्यूज था, मजा आया इसको भी सॉल्व करने में। ओके जनाब, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थे, इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी a प्लस सी 180 के बराबर होगा, b प्लस डी 180 के बराबर होगा। तो a प्लस बी बिल्कुल नहीं, a प्लस सी, यस a प्लस सी ये 180 के बराबर होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और आखिरी जनाब, ये डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर पे जो इंस्क्राइब एंगल बनता है वो 90 का होता है, 90 60, तो डेफिनेटली ये 30 होगा, और अगर हमसे ये x की वैल्यू फाइंड कर रहा है तो x की वैल्यू 30 होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरे के पूरे 45 एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, मेरे साथ मजा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत बहुत